तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के चार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और एप्टेक के जो लेटेस्ट प्रश्न हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं। और आज के इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने यूपीएसआई के जो लेटेस्ट प्रश्न अभी 13 और 14 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न कुछ यूपीएसआई में साइंस के अच्छे दिखे थे, उनको भी हमने आज इसमें शामिल कर लिया है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्या आप इस लेवल के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है ना। और यूपीएसआई में भी ऐसे प्रश्न आए जो आपके एमपी आबकारी में भी पूछे गए थे, एमपीएसआई में पूछे गए थे। अभी आपके सामने जब प्रश्न आएंगे तो आपको अपने आप उसका अंदाजा लग जाएगा। चलिए भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे मॉक टेस्ट भी आप तक पहुंच सके, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका यूपीएसआई में 14 मार्च अभी 2-3 दिन पहले ही जो है पूछा गया है और ये आपके एमपी आबकारी में ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न देखिए, कौन सी कृषि की शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है, यानी कि जो रेशम का उत्पादन होता है वो किस शाखा से संबंधित है। बताइए, एपीकल्चर से संबंधित है, पिगरी से संबंधित है, पोल्ट्री से या फिर सेरिकल्चर से। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया होगा। प्रश्न का सही आंसर सेरिकल्चर हो जाएगा। अब ये सेरिकल्चर तो हम आपको बता देते हैं और बाकी के तीनों ऑप्शन भी हम आपको साथ साथ में बता दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर आपका सेरिकल्चर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीकल्चर क्या होता है सर। तो एपीकल्चर यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहद और मोम प्राप्त करना होता है। मधुमक्खी का छत्ता इस तरह से आप कहीं देखते होंगे भाई, पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पर लगा हुआ है। इस मधुमक्खी के छत्ते से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। पहली बार कि आपको हनी यानी कि शहद की प्राप्ति होगी, और दूसरा मधुमक्खी के छत्ते से मोम की भी प्राप्ति होती है, जिससे कैंडल्स, मोमबत्ती वगैरह बनती है ना। और इसी की खेती को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। क्लियर हुआ। आगे अगला है पिगरी। अब देखो, पिगरी, बहुत सारे लोग पिगरी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखना पिगरी का अर्थ है सुअर पालन, है ना। तो सुअर पालन से संबंधित है। सुअर के रेशे से जो ब्रशेस वगैरह बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो सुअर पालन से संबंधित है पिगरी। उसके बाद है पोल्ट्री। पोल्ट्री के बारे में सब लोगों ने सुना है ना, पोल्ट्री फार्म सुना होगा। तो ये मुर्गी पालन, जैसे कि मुर्गी हो गया, बतख हो गया, जो अंडे देने वाले पक्षी होते हैं, स्पेशली मुर्गी और बतख, इनसे संबंधित है। जो मांस और अंडों के लिए किया जाता है ना, तो मांस और अंडे के उत्पादन के लिए पोल्ट्री फार्म का निर्माण आपने देखा होगा, बहुत जगह आपने देखा भी होगा पोल्ट्री फार्म, जहां पर मुर्गी पालन का उत्पादन किया जाता है। अगला है सेरिकल्चर, जो कि हमारा आंसर भी है। अब सेरिकल्चर देखिए, इसमें रेशम के कीड़ों, मुख्यतः जो बॉम्बी मोरी होते हैं, इनको शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है ताकि उनके कोकून से रेशम प्राप्त किया जा सके। देखो, जो आपके रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, तो उनको शहतूत की पत्ती पर इस तरह से यहाँ पर पाला जाता है। जब वो यहाँ पर रखे जाते हैं तो फिर वो क्या अपने चारों तरफ एक रेशेदार संरचना बना लेती है ना, इस तरह से। और बाद में इन्हीं रेशेदार संरचना को इन पत्तियों से उतार करके गर्म पानी में गर्म करके उसको अलग करके फिर बाकी विधि के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर कहते हैं। चारों ऑप्शन समझ में आ गए। अब कोई भी आपके एग्जाम में आए, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर रहे होंगे ना। अब इसी बात पर वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। लगातार क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। अब एमपी पुलिस की भी आपको पता है 9,700 वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी क्लासेज हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, चाहे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपीएसआई ईएसआई का एग्जाम हो, आपने देखा है हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, क्योंकि हम एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर ही नोट्स तैयार करते हैं। इसीलिए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, वन रक्षक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। अभी आपको 189 रुपए में ऑफर के तहत मिल रहे हैं, लेकिन आज, कल और परसों, यानी कि मान के चलिए 18, 19 और 20, ठीक है, 18, 19 और 20 को नवदुर्गा स्टार्ट हो रही है, तो इन 3 दिन हम आपको ऑफर में दे रहे हैं। ये नोट्स आपको मात्र 169 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, 18, 19 और 20 3 दिन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, जीके, जीएस, एमपी जीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगी, आपको ग्रुप में शामिल कर देंगे। आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहां पर मिलते रहेंगे। कैसे प्राप्त करना है, बस छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।
इसी पर आपको 169 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547103 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा डिप्टी जेलर के, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और अभी अगर आप एमपी पुलिस के नोट्स लेना चाहते हैं कांस्टेबल ड्राइवर के, वो भी अभी आपको मात्र 169 रुपए में प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजना तो नीचे लिख देना कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और नोट्स के बारे में आपने देख ही रखा है, हमने काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो भी बना रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। जिन लोगों ने नोट्स लिया है 87, 85, 81 नंबर तक एमपी पुलिस कांस्टेबल में आए हैं और एमपी एसआई प्री एग्जाम भी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे उनका, है ना। चलिए अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। ये आपका एमपी एसआई प्री में पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, और ये चर्चा में ही भी है अभी, क्योंकि अभी अरावली पर्वतमाला को काटने को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी, तो ये बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये एमपी जीके की दृष्टि से भी अपने लिए महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर आप 3-4 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा। चलिए तो बताइए एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? 2010 में, 2000 में, 2015 में, 2005 में। चलिए आंसर आपको बता देते हैं, इसका डिटेल जानकारी भी आपको देते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। अब इसका हेड ऑफिस कहां पर है, किस डेट को की गई, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तो यहां पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। तो ये आपको एक्ट भी ध्यान रखना है, कौन सा एक्ट है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010। अब इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। तो एनजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उद्देश्य, तो ये पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो कानूनी अधिकार होते हैं उनको लागू कराने का काम करता है। और अरावली पर्वतमाला की जब ये चर्चा उठी थी उसमें भी एनजीटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उस जो नियम नए बनाए जा रहे थे उनको रोकने में, ठीक है। यह पर्यावरण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटारा करता है। 6 महीने के भीतर भीतर पर्यावरण के जो भी मामले होंगे उनका ये निपटारा कर देगा। इसका मुख्यालय ध्यान रखना, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंकि इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखना एमपी में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा गया अभी यूपीएसआई में। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? अब ये C4 पौधे अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। अब ये C4 पौधे क्या होते हैं वो सारी जानकारी अभी हम आपको दे देंगे। पहले बता देते हैं आपको, आलू है, चावल है, मक्का है या फिर गेहूं है, कौन सा ऐसा पौधा है जो C4 पौधे के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। मक्का जो है वो C4 पौधा है। अब ये C4 पौधे क्या होते हैं आइए देख लेते हैं। हो सकता है भाई आपके एग्जाम में भी ये पूछ ले, है ना। तो देखो ऐसा होता है, देखो अगर अगल बगल कहीं एग्जाम हो रहा है, जैसे कि एमपी का एग्जाम है, इसके पास में अभी यूपी में एग्जाम हुआ है, छत्तीसगढ़ में एग्जाम हुआ है, तो यहाँ के जो प्रश्न है ना वो एप्टेक थोड़ा सा निगाह मार लेती है कि भाई ये 4 ही तो पेपर हुए, चलो मंगा लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन सेट कर देते हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है आपका वो ऑनलाइन चलेगा और काफी ज्यादा शिफ्ट में चलता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लिए जाते हैं। अभी हम आपका जब हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ये कन्फर्म है यूपीएसआई में हिंदी के अच्छे प्रश्न आए हैं, साहित्य के भी अच्छे लेवल के प्रश्न आए हैं ना, तो उन सारे प्रश्नों को हम आपका प्रैक्टिस सेट में करवा देंगे। तो आपको हर तरीके से तैयार करने का हमारा प्रयास किया जा रहा है कि कठिन से कठिन दे दें, सरल से सरल दे दें, आप हर तरीके से तैयार रहें, हर ब्रह्मास्त्र आपके पास में होना चाहिए। देखिए पादप कार्यकी के आधार पर मक्का एक C4 पौधा है। C4 पौधे वे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के लिए एक विशेष मार्ग का उपयोग करते हैं, जिससे वे उच्च तापमान और कम पानी की स्थिति में भी कुशलता से कार्य कर पाते हैं। देखिए C4 पौधे का मुख्य कार्य क्या होता है कि मान लीजिए पानी की कमी है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे राजस्थान वाला इलाका हो गया है ना, या फिर कहीं पर बारिश नहीं हुई, सूखा जैसी स्थिति हो गई, ऐसे में भी जो ये C4 पौधे होते हैं ये अपना भोजन बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत कम पानी हो, तो ये अपनी एक अलग से मार्ग बना लेते हैं खाना बनाने का, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये स्थिर कर देते हैं, जिसकी वजह से आसानी से किसी भी स्थिति में खाना बना सकते हैं। इस प्रकार के पौधों को हम C4 पौधे कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, ये भी आपका यूपीएसआई 14 मार्च 2026 को पूछा गया, 2 दिन पहले, लेकिन उससे पहले ये आपके एमपी आबकारी में पूछा गया है। एमपी आबकारी के 2 से 3 प्रश्न हमने अभी देखे हैं कि यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो भाई कोरिलेट करते रहते हैं, एक दूसरे के एग्जाम्स को देख करके ये पेपर बनाते रहते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार होना है। मानव मादाओं में निषेचन कहाँ पर होता है, यह पूछा गया है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा भी एमपी एएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी साइंस में ये प्रश्न पूछा गया था, अलग तरीके से पूछा था, लेकिन प्रश्न यही था, अंडाशय में, अंडवाही नलिका में, योनि में या फिर गर्भाशय में। अब चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। पहले आप बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडवाही नलिका, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अब चलिए चारों ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि कहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और किस लिए ये जो है आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे अंडाशय की, जिसे हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के बारे में भी प्रश्न आपके एमपीएसआई में पूछा है। यहाँ केवल अंडों का निर्माण और परिपक्वता होती है, यानी कि ओवरी में अंडों का निर्माण होता है और उनको मजबूत बनाया जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान अंडा यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अंडाशय है, तो यहाँ पर अंडा बना, एकदम परिपक्व हो गया, जिससे कि आगे ये फूटे नहीं। ये यहाँ से निकल करके ओव्यूलेशन जब चालू होता है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, उस दौरान ये अंडा यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद में यहाँ से जो मनुष्य होता है, यानी कि जो मेल होता है, तो उसका जो आपका शुक्राणु होता है वो यहाँ पर आकर के इसी अंडे से मिलता है, और फिर ये जब अंडे दोनों मिल जाते हैं, शुक्राणु और अंडा मिल जाता है, तो यहाँ पर बनता है जायगोट, और ये जायगोट यहाँ से निकल करके गर्भाशय में आकर के दीवार से चिपक जाता है, और यहाँ पर फिर भ्रूण का निर्माण होता है ना। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब हम देख लेते हैं, अब हम बात करते हैं अंडवाही नलिका की, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह वही स्थान है जहाँ पुरुष के शुक्राणु स्पर्म और महिला के अंडे यानी एग का मिलन होता है, और इसी मिलन को निषेचन कहते हैं। यहाँ पर जो है जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब गर्भाशय क्या करता है, जायगोट यहां से निकल करके कहां पहुंचेगा, गर्भाशय में पहुंचेगा। तो गर्भाशय जिसे हम यूटेरस कहते हैं, निषेचन के बाद बना हुआ जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, गर्भाशय में आकर के स्थापित हो जाता है। इम्प्लांटेशन यहां पर हो जाता है, जहां भ्रूण का विकास होता है। दीवार से चिपक गया, यहां पर धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, और 9 महीने के बाद में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, और एक बच्चे का यहाँ पर जो है निर्माण हो जाता है। योनि क्या होती है, चौथे ऑप्शन में योनि दी गई है। तो यह केवल जर्म नलिका और शुक्राणुओं के प्रवेश का मार्ग होता है, जहां से शुक्राणु जो है महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इसे हम योनि कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन आपके हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इन चारों में से भी कहीं से प्रश्न पूछेगा, वो भी आप आराम से क्लियर करके बता रहे होंगे। देखो, एक एक पॉइंट आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि अब माइनस मार्किंग भी चालू हो गई है, तो उस हिसाब से आप जो है तैयार होकर के जाएंगे। चलिए देखिए, ये भी आपका यूपीएसआई में पूछा है 15 मार्च वाले में। क्या है, मास्ट कोशिका से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है। देखो, आप कभी साफ सफाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा धूल के कण उड़ रहे हो, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको छींक आने लगती है ना। या फिर आपने एक नॉर्मल से बता देते हैं, जो लोग कहीं बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग जो है अपने रूम में खाना बनाते होंगे ना, जब भी आप सब्जी को छौंकते हैं तो आप देखते हैं बहुत ज्यादा अगर मसाला जल गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप देखेंगे कि आपको छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बताइए कौन सा यहाँ पर रसायन जो है वो निकाला जाता है मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, हिस्टामाइन है या फिर एड्रेनलिन है या हीमोग्लोबिन है या इंसुलिन है, कौन सा ऐसा रसायन निकाला जाता है। देखो, 3 तो आप अपने आप यहाँ से इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ये कब निकलता है, जब हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो या हम बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक स्थिति में हो, तब ये एड्रेनलिन निकलता है। तो यहाँ पर छींक वाली तो कोई बात ही नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। हीमोग्लोबिन, भैया हीमोग्लोबिन तो रक्त में पाया जाता है, हीम नामक रंजक होता है, ये लाल कलर का होता है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इंसुलिन तो भैया जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में ये पाया जाता है, बीटा कोशिका अल्फा कोशिका यहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये भी हमारे मतलब का नहीं है। यानी छींक के लिए कौन जवाबदार है, तो वो है हिस्टामाइन। ठीक है, ये हिस्टामाइन रसायन जो है वही निकाला जाता है मास्ट कोशिकाओं के द्वारा, जिसकी वजह से हमें छींक का अनुभव होता है। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ये छींक हमें आती क्यों है, वो भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, छींक आने का मुख्य रीजन क्या होता है, एक मिनट। तो जब हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, धूल, पराग या फिर किसी अन्य एलर्जी कारक के संपर्क में आता है, तो शरीर की मास्ट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हिस्टामाइन नामक रसायन छोड़ती हैं, जिसकी वजह से हमको खांसी और छींक का अनुभव होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, 6वें नंबर का प्रश्न यहाँ से आपके एमपीएसआई के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी रिसेंट 2025 में पूछे गए, जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है।
जो मध्य मंडल है, समताप मंडल है। इसको जो सीमा अलग करती है, इस सीमा को हम क्या कहते हैं, वो आपका यहाँ पर पूछा गया है। ट्रोपोस्फियर कहते हैं, एक्सोस्फियर कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं या फिर स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। आइए आंसर देख लेते हैं, फिर आपको सारी जानकारी देते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा, हम इसको मेसोपॉज कहते हैं। अब देखिए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखिए, तो वायुमंडल की परतों के बीच में संक्रमण सीमाएं पाई जाती हैं जो एक परत को दूसरे परत से अलग करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये संक्रमण सीमाएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज क्या होता है देखिए, तो यह समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा है जहां तापमान का बढ़ना जो है वो रुक जाता है, यानी कि इसके बाद में टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। जैसे कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे टेम्परेचर कम होता जाता है। उदाहरण के लिए आप हिमालय पर्वत को ले सकते हैं। हिमालय पर आप नीचे देखेंगे तो ठीक ठाक रहता है, जैसे आप ऊपर बढ़ना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि बर्फ जमना चालू हो जाती है और ऊपर जाकर के तो जो टेम्परेचर होता है बहुत माइनस से पहुंच जाता है, -40 -50 तक पहुंच जाता है। तो टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम होने लगता है, क्योंकि जो अपना हिमालय पर्वत है वो इस मंडल के बाद में होता है, स्ट्रेटोपॉज के बाद में होता है, इस वजह से वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। मेसोपॉज की बात करते हैं तो यह मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच की सीमा रेखा है। तो ध्यान रखना, मध्य मंडल ताप मंडल दोनों के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं, मेसोपॉज कहते हैं। अगला है ट्रोपोपॉज। अब ये ट्रोपोपॉज क्या होता है देख लीजिए, तो यहाँ ये जो है ना, ये आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि समताप मंडल में कौन सी एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमें स्किन कैंसर नहीं होता है। बहुत फेमस है, 16 सितंबर को जो है उसका दिवस भी मनाया जाता है। इतना आपको बता दिया। अब जो भी थोड़ी सी तैयारी किया होगा वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा कि समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है। देखो भाई, आलस मत करो, ठीक है ना, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में आलस्य मत कीजिए। एक बार जो चीज आप कमेंट कर लेते हैं ना, वो फिर आपके लिए हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, आपके दिमाग के हार्ड डिस्क में, है ना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका 7 नंबर का, एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू के डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है। मान लीजिए ये है बिच्छू, ठीक है ना। अब यार देखो, उस पर मत जाना, है ना, ये बिच्छू है। अब ये क्या कौन सा बिच्छू बन गया मुझे नहीं पता, ठीक है भैया। तो ये है बिच्छू। अब कह रहे हैं कि जब ये बिच्छू किसी को काट लेता है तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से वहां पर जलन होती है, सूजन होती है। क्या रीजन है, एमपीएसआई में पूछा गया है। सिट्रिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिटिक होता है, मेथोनाइक होता है। देखो ये प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। अगर एमपीएसआई में पूछा है तो उन्होंने कहा भैया बिच्छू के डंक के लिए कौन सा जिम्मेदार है, मतलब कौन सा अम्ल है। लेकिन यही आपका एमपी पुलिस में पूछा गया था। एमपी पुलिस में पूछा था तो चींटी के बारे में पूछ लिया था कि चींटी अगर हमको काटती है तो कौन सा अम्ल जो है हमें प्रभावित करता है। यही प्रश्न आपका पूछा गया था किसमें, एमपी आबकारी में, वहां पर पूछा था मधुमक्खी के लिए, है ना। तो प्रश्न वही है, घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। तो तीनों प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। इसी को हम भैया फार्मिक अम्ल कहते हैं। जब मधुमक्खी वाला पूछा गया था तो ऑप्शन में फार्मिक अम्ल दिया गया था, लोगों ने बहुत अच्छे से लगा दिया था। लेकिन जब यहाँ पर बिच्छू वाला पूछा गया, ऑप्शन में मेथोनोइक दिया गया, तो यहाँ पर हवाइयां उड़ गई कि भैया मेथोनोइक कौन सा एसिड होता है। भैया फार्मिक का नाम ही मेथोनोइक होता है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। ये रहा ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो देखिए, मेथोनोइक अम्ल को फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जब बिच्छू या चींटी काटती है तो त्वचा में यह अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे तेज जलन, सूजन और खुजली का एहसास होता है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेथोनोइक एसिड है ना, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। चलिए ये रहा आपका 8 नंबर का प्रश्न, और देखने में बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही मतलब ऐसा लग रहा है इतना बड़ा प्रश्न कैसे होगा सर, लेकिन देखिए कितना सरल प्रश्न है। थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। एमपीएसआई 2026 में पूछा गया है और कठिन टाइप का प्रश्न इसको हम कह सकते हैं भाई। बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न भी नहीं आए थे आपके एग्जाम में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग स्पायरोकीट के कारण होता है। यदि इसका उपचार न किया जाए तो यह तंत्रिका संबंधित जटिलता का कारण बन जाता है। तो आपको ये बताना है कि भाई पहली बात तो वो रोग कैसा होना चाहिए, यौन संचारित रोग होना चाहिए। दूसरी बात और क्या है, तो वो स्पायरोकीट की वजह से होना चाहिए। ऐसा कौन सा रोग है इनमें से। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सर क्लेमाइडिया है, उपदंश जिसे हम सिफिलिस कहते हैं, ये है, सुजाक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो तो ये दोनों तो लोगों ने पढ़े भी होंगे कि हाँ ये यौन संचारित रोग होते हैं, लेकिन इन दोनों में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया स्पायरोकीट की वजह से कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, स्पायरोकीट की वजह से सिफिलिस जिसे हम उपदंश कहते हैं, यह रोग स्पायरोकीट की वजह से होता है। और अगर इसका उपचार न किया जाए तो ये तंत्र, हृदय, इन सब को भी जो है घातक हो सकता है, इन सब के लिए भी, और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। देखिए,
देखो, पहली बात है, ये जो रोग है ना, वो ट्रैपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु की वजह से होता है। तो आपसे पूछा जाए भैया सिफिलिस रोग में कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो ट्रैपोनेमा पैलिडियम जो जीवाणु है ये जिम्मेदार है। ठीक है, जो एक स्पायरोकीट है, तो यही स्पायरोकीट है जिसकी वजह से सिफिलिस होता है, और ये पतले सर्पिल आकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब मुख्य बिंदु देख लीजिए, अगर सिफिलिस हो जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, यदि सिफिलिस का समय पर उपचार न किया जाए तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके अंतिम चरण में, यानी कि जब सिफिलिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रॉड केस बन जाता है, तब यह हृदय, मस्तिष्क और तंत्र को प्रभावित कर देता है, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जब यह हाई लेवल पर होता है तब हम इसको न्यूरोसिफिलिस कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो ये देखिए, ये प्रश्न कितनी बार आपके एमपीएसआई में पूछा गया है, लगभग हर एक शिफ्ट को छोड़ करके ये पूछ लिया जा रहा था। एएसआई में भी यही ट्रेंड बना हुआ था कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर सबसे अधातु तत्व इनमें से कौन सा है। ये आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है भैया। तो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे बढ़ती है, घटती है, दाएं बाएं, ये वाले प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में थे, बहुत पूछे गए थे। तो आइए देख लेते हैं। फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, बताइए कौन सा है। चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कौन से वर्ग का तत्व है। तो ध्यान रखना, 17वें वर्ग का तत्व है, और इसे हम हैलोजन समूह कहते हैं। कौन सा समूह, हैलोजन समूह कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक बार यही पूछ लिया गया था कि समूह 17 में फ्लोरीन है, तो बताओ समूह 17 को कौन सा तत्व मतलब वर्ग कहते हैं। तो इसको हम हैलोजन समूह कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, तो विद्युत ऋणात्मकता की किसी परमाणु की वह क्षमता है जिससे वह रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को अपनी ओर खींचता है। जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। पूरी आवर्त सारणी में, एक जगह नहीं, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए, एमपीएसआई प्री 2026 का है। क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के रूप में स्टार्च का उपयोग सीमित है, क्यों। जो स्टार्च से बने हुए पदार्थ होते हैं उनका उपयोग बहुत कम किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जानते हैं, ऐसा प्लास्टिक जो प्रकृति में समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपने गिलास देखी होगी, जो आप पंगत में खाना खाने जाते हो, जब ना पांत में खाना खाने जाते हो, तो जो ग्लासेस आपको मिलती है ना, वो प्लास्टिक की पतली वाली जो ग्लासेस होती हैं, तो वो ग्लासेस बायोडिग्रेडेबल होती हैं। उनको अगर कचरे में फेंक दिया जाता है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो चटक के और वो खत्म हो जाती है ना। तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। लेकिन कह रहे हैं कि इन प्लास्टिक में स्टार्च का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि स्टार्च से बने प्लास्टिक का प्रयोग कम करते हैं, ये पूछा है। एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन बड़े बड़े हैं आपके सामने, है ना। अब ऑप्शन पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, सीधे अपन आंसर की ओर अगर चलते हैं वो देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भाई स्टार्च का प्रयोग कम क्यों किया जाता है। तो इसका एक रीजन है कि ये नमी को अवशोषित कर लेता है। जो स्टार्च होता है ना, वो नमी को अवशोषित कर लेता है, और इसके यांत्रिक गुण भी बहुत खराब होते हैं, इसलिए स्टार्च का कम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए स्टार्च से बना हुआ प्लास्टिक आपने बना दिया, ठीक है, और इसमें आपने कोई दवाई वगैरह भर दी। अब दवाई में होता है पानी, और ये स्टार्च वाला प्लास्टिक क्या करता है, इस पानी को अवशोषित कर लेता है। अगर इसने अवशोषित कर लिया तो भैया ये जो बोतल है वो फूल जाएगी और कुछ समय बाद गल जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा दवाई खराब हो जाती है। इसलिए स्टार्च वाली जो प्लास्टिक होती है इसको सीमित उपयोग में लाया जाता है, बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। स्टार्च की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जल प्रेमी होता है भाई, जल के साथ में ये बहुत अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, स्टार्च से बनी प्लास्टिक नमी या पानी के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी खराब हो जाती है, फूल जाती है, यह अपनी मजबूती भी ये खो देती है। इसके कारण तरल पदार्थों जैसे जूस हो गया, पानी की बोतल्स हो गई, इनकी पैकेजिंग में स्टार्च वाली प्लास्टिक का सबसे कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका 11 नंबर। और थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, कि ये किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। देखिए, एमपीएसआई प्री में ही पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या यह स्पष्ट करता है कि एसिटाइल सैलिसिलिक जो एसिड है, जिसे हम एस्प्रिन कहते हैं, वो सैलिसिलिक एसिड की तुलना में एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में अधिक प्रभावी है। अब थोड़ा सा प्रश्न को समझिए। इनका कहना यह है कि एस्प्रिन जो है ना, वो एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के रूप में अधिक प्रभावी है। ऐसा क्यों है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए बड़े बड़े ऑप्शन हैं। अब अपन बताइए, एसिटाइल समूह गैस्ट्रिक जलन को कम करता है जबकि सूजन रोधी गुण बनाए रखता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, आप चारों पढ़ लीजिए, फिर आपको आंसर बता देते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन, 3 ही पढ़ना है, चौथा तो नन ऑफ दीज है। चलिए, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
कि ऐसा क्यों होता है। तो जो एसिटाइल समूह जो है ना, जो आपकी एस्पिरिन है, ये गैस्ट्रिक जलन को कम करता है, जबकि सूजन रोधी गुण बनाए रखता है, यानी कि सूजन को भी कम करता है और गैस्ट्रिक जलन को भी कम करता है। इसलिए एस्पिरिन का प्रयोग आजकल ज़्यादा किया जाता है एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक गोलियों में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर देखिए, तो जो सैलिसिलिक एसिड है वो प्राकृतिक रूप से विलो के पेड़ की छाल में पाया जाता है और सदियों से यह दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि शुद्ध सैलिसिलिक एसिड का उपयोग करने में एक बड़ी समस्या यह है कि ये अत्यधिक अम्लीय होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है, जिससे पेट में जलन, दर्द और यहाँ तक कि अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अब हम इसका उपयोग कम करके एस्प्रिन का उपयोग करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि एस्प्रिन का उपयोग अब ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सर डिस्प्रिन दे दो, सर में दर्द हो रहा है ना, तो आजकल डिस्प्रिन और एस्प्रिन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं दर्द निवारक के रूप में। चलो अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में जिनको अगर आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न ना, इसके लिए आप कम से कम 5 सेकंड इसको पढ़ने में अगर समय आपने दे दिया तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आप देखते ही घबरा गए, अरे ये क्या है, तो तुक्का लगा कर निकल गए, तो भैया तुक्का इस बार नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भैया? माइनस मार्किंग है, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। द्विबीजपत्री, जिसे हम डाइकोट कहते हैं, तने में एपिडर्मिस और संवहनी बंडलों के बीच स्थित भूऊतक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यानी कि जो डाइकोट वाले पौधे होते हैं इसमें बहुत सारी परतें होती हैं, एपिडर्मिस होती है, संवहनी बंडल होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एपिडर्मिस, जैसे कि ये पौधा है, ठीक है, ये रहा पौधा, ये इसकी छाल है। तो जैसे अपनी स्किन होती है ना, तो अपनी स्किन की भी 3-4 परतें होती हैं। ऑपरेशन के टाइम पर अलग अलग परत को अलग अलग काटा जाता है। इसी तरह पौधे में भी परतें पाई जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इसकी ऊपरी परत एपिडर्मिस है ना, और जो संवहनी बंडल है, इसके बीच में जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, एपिब्लेमा कहते हैं, या फिर एडोडर्मिस कहते हैं, या फिर बल्कुट कहते हैं, या पेरिसिकल कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अभी आंसर बता दें, फिर आपको डिटेल में समझा देंगे क्या होगा इसका आंसर और क्यों होगा। सही आंसर हो जाएगा, इसको हम वल्कुट कहते हैं या फिर कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या कह रहे हैं। तो जब हम एक द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट वाले तने का अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो बाहर से अंदर की ओर ऊतकों का क्रम इस प्रकार होता है। यानी कि जो उनके अंदर परतें पाई जाती है ना, जो उनकी उसकी स्किन होती है, वो इस तरह से होती है। देखिए क्या क्या उसका क्रम होता है, पूरा क्रम हमने आपको बता दिया है। सबसे होती है ऊपर एपिडर्मिस, तो यह सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है जो खुरदरी होती है। जैसे हम ये प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने दिमाग में तुरंत एक पौधा, चाहे वो आम का पौधा हो या फिर किसी का पौधा, उसको अपने दिमाग में ला लीजिए, ठीक है, दिमाग में ले आइए। अब यहाँ पर जो ऊपरी वाली परत होती है, हम इसको कहते हैं एपिडर्मिस, जो हमको आंखों से दिखाई देती है। सबसे सुरक्षात्मक परत भी यही होती है। उसके बाद होती है कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे और संवहनी बंडलों के बाहर के क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो एपिडर्मिस के बाद में किसका नंबर आता है? कॉर्टेक्स का आता है। इसके आगे इसे जो है ना वो 3 भागों में विभाजित करते हैं। कॉर्टेक्स जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग होता है हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली जो परत होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। उसके बाद होता है सामान्य कॉर्टेक्स। तो पेरेन्काइमा कोशिकाओं से बना जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम सामान्य कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद होता है एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत जो होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो समझ में आया, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की भी 3 परतें, उसके बाद में पेरिसाइकिल आती है। पेरिसाइकिल क्या है? तो एंडोडर्मिस के नीचे और संवहनी बंडलों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। उसके बाद आते हैं संवहनी बंडल जो सबसे अंदर होते हैं, ठीक है, जिसे हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम का कारण पता है ना आपको? जाइलम क्या करता है? जाइलम जल को ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम भोजन को ले जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जाइलम और फ्लोएम ये पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ये संवहनी बंडल या फिर वैक्यूलर बंडल के अंदर स्थित होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न को कठिन बनाएंगे तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। हमारा काम यह है, क्योंकि माइनस मार्किंग है, तो आपको डीप से डीप जानकारी दी जाए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करके आए। चलो भाई, ये रहा आपका अगला प्रश्न। सौर विकिरण को इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में बदलने के कौन से 2 तरीके मुख्य माने जाते हैं? अब ये सौर विकिरण को आप कैसे उपयोग में लाते हैं ऊर्जा के रूप में? तो भाई क्या करते हैं, हम सौर सेल पैनल का उपयोग करते हैं। सौर सेल पैनल यानी कि आपने देखे होंगे आजकल तो आपको हर स्टेशन के ऊपर पैनल लगे हुए मिल जाते हैं, जिससे हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई 2 तरीके बता दीजिए जिससे कि हम आसानी से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सके।
फोटोवोल्टिक और सौर तापनापी तकनीकी से, भूतापी और युग्मन तकनीकी से। हाइड्रो आ गया तो पानी आ जाएगा, हमने कहा था ना हाइड्रो शब्द जहां पर भी आए समझ लेना पानी से संबंधित है, इसको तो वैसे ही काट दीजिए। सौर पवन, भाई सौर पवन का क्यों उपयोग करेंगे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सौर विकिरण की। सौर विकिरण करते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है ना। हाइब्रिड और ज्वारीय युग्मन तो ये भी नहीं आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फोटोवोल्टिक और सौर तापनापी जो आपका सौर तापी तकनीकी होती है इसका प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो ये टेक्निक क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदल देती है। आपने देखा भी होगा इस तरह के सौर सेल पैनल जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्टेशंस पे देख लीजिए, खेतों में भी इस तरह के सौर सेल पैनल्स लगे होते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा सिंचाई वगैरह के लिए अब तो सरकार जो है इसके लिए वो भी योजना भी चला रही है। बैटरी इस तरह से यहाँ से जुड़ी रहती है और ये जो है ना सूरज की रोशनी को, ये सूरज है तो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में परिवर्तित करके बैटरी को चार्ज कर देता है। चलो देख लेते हैं। देखिए तो यह तकनीकी बताई दिया सूर्य ऊर्जा को सीधे बदल देती है, मतलब कि बिजली में। अब देखो कार्यप्रणाली क्या है, इसमें सौर सेल का उपयोग होता है जो अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन के बने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सिलिकॉन वैली के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताइए, साइंस में भी जी के पढ़ा दे रहे हो सर, क्या कर रहे हो भैया? जहां पर जितनी नॉलेज मिले, जैसे मिले अपन को वहां से प्राप्त करना है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं, ध्यान रखना, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का। जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और बिजली पैदा करते हैं। उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो कैलकुलेटर में इसका उपयोग करते हैं। सौर पैनल जो छतों पर लगाए जाते हैं वहां पर प्रयोग होता है, और जो अंतरिक्ष उपग्रह भेजे जाते हैं वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। भाई अंतरिक्ष में जो उपग्रह जा रहा है, अब वहां पर तुम बिजली थोड़ी दे पाओगे, कितने टाइम तक बिजली दे पाओगे? इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पंख टाइप के बने रहते हैं ना, यहाँ पर सौर पैनल लगा देते हैं। इससे क्या होता है, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी और वो उपग्रह अपने आप काम करता रहेगा, हमें बिजली देने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप बिजली बनाएगा, अपने आप चलेगा, अपने आप को जो है संदेश भेजता रहता है। तो अंतरिक्ष उपग्रह में भी इसका उपयोग किया जाता है। आ गया समझ में? 14 नंबर का प्रश्न देख लो, ये भी आपका एमपीएसआई प्री 2026 में पूछा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं की विशेषताओं को सही ढंग से समझाता है? पादप कोशिकाएं, जैसे भी समझ नाम आए पादप कोशिकाएं, अपने दिमाग में तुरंत एक वृक्ष बना लीजिए। ये पादप कोशिकाएं हो गई इसके अंदर की। बताइए कौन सा एक सही ढंग से समझा रहा है? कोशिकाओं में एक एकल और बड़ी रिक्तिका होती है, या फिर कोशिका का आरक्षित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है, या फिर तेल है। तो ये सारा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा। तो प्रश्न का सही आंसर हम आपको बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कोशिकाओं में एक एकल और बड़ी रिक्तिका होती है। अब ये क्या होती है, आइए आपको समझा देते हैं। ये देखिए तो पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, यानी सेंट्रल वैक्यूल होता है बड़ा सा। ठीक है, यह कोशिका के आयतन का 90% तक हिस्सा घेर सकती है और कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती है। तो जो भी वृक्ष की कोशिकाएं होती हैं, इनको मजबूती से अगर ये पेड़ खड़ा हुआ है तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो है ना एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जो कि इस पौधे का 90% भाग जो है ना वो वही सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से ये पौधा खड़ा हुआ है। इस पौधे को मजबूती यहीं से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। ये देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फिजिक्स का प्रश्न है, फिजिक्स भी आपके एग्जाम में आती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम होता है जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होता है। पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बता दीजिए कि धारावाही चालक जो बल का अनुभव करता है वो अधिकतम कब होगा, कितने डिग्री पर जो है, कितने एंगल पर जो धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किया गया बल जो है वो अधिकतम होगा। तो आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों बता देंगे, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप लोग बता दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है इस पर वो बल को सबसे ज्यादा अधिक अनुभव करता है ना, सबसे अधिक अनुभव करेगा 90 डिग्री पर, और सबसे कम कब अनुभव करेगा तो 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर सबसे कम अनुभव करेगा। इसी को हम 0 डिग्री भी कहते हैं। कहीं पर अगर 0 डिग्री लिखा है तो एक ही बात है, 180 और 0 डिग्री समान होता है। तो इस पर न्यूनतम बल का अनुभव करेगा और इस पर अधिकतम बल का अनुभव करेगा। यहां पर आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। ये देखिए, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल अधिकतम यानी कि मैक्सिमम तब होता है जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अरे आपने भैया फ्लेमिंग का नियम पढ़ा है ना,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, वो अंगूठा इस तरह से रहता है, इस तरह से धारावाही उंगली रहती है। यहाँ पर 90 डिग्री का जब कोण बनेगा ना, इस तरह से, अब इसमें बता के दिखा नहीं सकते हैं ना, तो इस तरह का जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर अधिकतम बल का अनुभव होगा। और जब ये एंगल एकदम सीधा हो जाए, 180 हो जाए, है ना, या फिर 0 हो जाए, तो यहाँ पर न्यूनतम बल का अनुभव किया जाएगा। आगे समझ में, तो ध्यान रखना 90 पर सबसे ज्यादा और 180 पर सबसे कम बल का अनुभव करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फलक अधिकतम कब होता है। ये अधिकतम न्यूनतम वाले प्रश्न आपके एमपीएसआई में बहुत पूछे गए थे। 18 तारीख के एग्जाम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि भाई चुंबकीय फलक जो है ना वो अधिकतम कब होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये देखिए। जब क्षेत्र सतह के लंबवत होगा तब होगा, या फिर जब सतह बिल्कुल बंद हो जाए, या फिर क्षेत्र शून्य हो जाए, या क्षेत्र सतह के समांतर हो जाए। कब होगा अधिकतम, तो सही आंसर हो जाएगा जब ये लंबवत होगा। ये भी आपका वही नियम का फॉलो कर रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लंबवत का अर्थ जानते हैं ना, परपेंडिकुलर भैया, ये देखो परपेंडिकुलर। तो अभी आपको बताया 90 डिग्री होगा तो अधिकतम होगा। उसी प्रश्न को अगली शिफ्ट में घुमा करके पूछ लिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, चुंबकीय फलक भी इसी नियम को फॉलो करता है। 90 डिग्री पर ये भी अधिकतम होगा, यानी कि जब लंबवत होगा, जब जो क्षेत्र है ना वो ये रहा क्षेत्र आपका और ये है आपकी सतह, तो ये सतह के एकदम लंबवत है ना, तो जब लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये सबसे अधिक अनुभव करेगा चुंबकीय फलक। वही अगर न्यूनतम की बात आ जाए तो वही आपका हो जाएगा जब समांतर होगा। समांतर का अर्थ जानते हैं ना, समांतर का अर्थ है एकदम सीधा। कहते नहीं है भैया कि वो जो आपकी नर्मदा नदी है वो ताप्ती नदी के समांतर बह रही है, ठीक है। समांतर का मतलब सीधे सीधे बह रहे हैं। तो जब सतह के समांतर होगा तो क्या करेगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो भैया न्यूनतम फलक देगा। जब सतह के परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा तो क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि सबसे अधिकतम फलक देगा। यही काम बल का होता है, यही काम फलक का होता है, और ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, तो किसी सतह से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फलक अधिकतम तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं, यानी परपेंडिकुलर होती हैं। और शून्य कब होगा, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सतह के समांतर होंगी, तो चुंबकीय फलक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। फिजिक्स भी इतनी कठिन नहीं आती है आपके एग्जाम में, बस आप समझिए उसको, है ना। हम क्या है, हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस कराए रहते हैं, तो भाई हमको पता रहता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उसका आंसर क्या हो सकता है, आगे कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखो, किसी तत्व की संयोजकता निम्न के द्वारा निर्धारित की जाती है। आपको बताना है कि कोई भी तत्व होगा उसकी संयोजकता हम कैसे निर्धारित करेंगे। परमाणु द्रव्यमान से करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या से करेंगे, प्रोटॉन की संख्या से करेंगे, या फिर सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या से करेंगे। एमपीएसआई प्री 2026 का है, आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आपको आंसर हम बता देते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो, ये मान लीजिए कोई तत्व है, इसके बाहरी कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भैया 2 सहसंयोजी बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बना लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना लेगा। यानी कि बाहरी वाले उसके कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने बॉन्ड बना सकता है, अर्थात जो कुछ भी डिपेंड करेगा वो सब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संयोजकता क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, दोनों बता देते हैं। तो संयोजकता किसी परमाणु की अन्य परमाणु के साथ में जुड़ने या फिर बंध बनाने की क्षमता कहते हैं, कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे ना, इसको हम संयोजकता कहते हैं। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो भाई संयोजकता जब बनेगी ना तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मदद से बनती है। तो परमाणु के सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, जैसा अभी हमने आपको ऊपर बता दिया था। चलो 18 नंबर का देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं यदि 2 वस्तुएं समान आयतन या समान आयतन का द्रव विस्थापित करती हैं लेकिन उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी। मान लीजिए एक वस्तु इतनी बड़ी है और एक वस्तु इतनी बड़ी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, समान आयतन में द्रव को हटा रहे हैं। द्रव मतलब मान लीजिए इसको पानी में डाल दिया, है ना, पानी में डाल दिया और कुछ ऐसी कंडीशन हमने पैदा कर दी कि ये बिल्कुल समान, अगर ये 2 लीटर पानी को विस्थापित कर रही है तो ये भी 2 लीटर पानी को विस्थापित कर रही है। तो ऐसे में पूछ रहे हैं कि क्या कंडीशन आपके सामने होगी अगर ये समान द्रव को विस्थापित करेंगी, भले ही इनका जो आयतन है, जो इनका मतलब द्रव्यमान है वो कितना भी बड़ा हो, तो ऐसे में क्या कंडीशन बनेगी बताइए। कोई भी उत्प्लावन बल का अनुभव नहीं करेंगी, या फिर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करेंगी, या फिर भारी वाली तैरती रहेगी, या फिर हल्की वाली डूब जाएगी। क्या होगा इसमें सही आंसर, आप बता दीजिए।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करेंगी। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि हमने आपको बताया है चाहे बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन जितना द्रव हटाएंगी उतने उत्प्लावन बल का वो अनुभव करेंगी। और हमने कुछ ऐसी कंडीशन कर दी है, इनके द्रव्यमान का जो फर्क इनके द्वारा हटाए गए द्रव पर नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये जितना पानी हटा रही हैं उतना ये भी हटा रही है, चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसे में जितना पानी हटाएंगी उतना उत्प्लावन बल लगेगा, क्योंकि समान पानी हटा रही, बोल रखा है ना, समान आयतन का द्रव्य स्थापित कर रही हैं, समान आयतन का द्रव्य स्थापित कर रही हैं, तो एक समान उत्प्लावन बल दोनों पे कार्य करेगा। क्योंकि जो उत्प्लावन बल होता है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के समानुपाती होता है। समानुपाती इस तरह से होता है, मान लीजिए ये आपका उत्प्लावन बल है, ये द्रव है, ठीक है, वाटर है, तो जितना उत्प्लावन बल लगेगा जितना वाटर हटेगा। ठीक है, तो दोनों वस्तुएं समान रूप से वाटर को हटा रही हैं, इसलिए दोनों पर समान रूप से उत्प्लावन बल कार्य करेगा। समझ में आ गया भाई? जल्दी से लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो। इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? चलो, तो जब दो वस्तुएं समान आयतन का द्रव्य स्थापित करती हैं तो उन पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी एक समान हो जाता है, क्योंकि समानुपाती होता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, वैज्ञानिक कारण है। तो क्यों होता है? तो ये होता है आर्किमिडीज सिद्धांत की वजह से। देखिए क्या है ये, तो आर्किमिडीज के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव होता है उसके बराबर होता है। यही हमने आपको अभी समझाया था कि जितना उत्प्लावन बल लगेगा जितना वो जो है वाटर को हटाएंगी वहां से। ठीक है भाई, चलो 19 नंबर पर चलते हैं। क्या कह रहा है? एंजाइम किस प्रक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को, इनका कहना यह है जो एंजाइम्स होते हैं ना वो किसी प्रक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को किस प्रकार से कम करते हैं, यानी कि जो उस प्रक्रिया में ऊर्जा लगती है उसको ये किस तरह से कम कर सकते हैं, बताइए। एटीपी का उपयोग करके, गतिज ऊर्जा बढ़ाकर, संक्रमण अवस्था को स्थिर करके, या फिर क्रिया के उत्पादों को बदल करके, बताइए। देखो एंजाइम क्या कार्य करते हैं, जैसे कि ये कोई प्रक्रिया चल रही है, बेचारी बहुत धीरे धीरे चल रही है ना, ऐसे चल रही है क्रिया, इसमें आप एंजाइम डाल दो तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि इसको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, और ये क्रिया बहुत तेजी से होने लगती है, एकदम ऐसे तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो एंजाइम्स होते हैं। अब इनका कहना यह है कि हमको बढ़ाना नहीं है, हमको सक्रियण ऊर्जा को कम करना है। तो जब कम करना होगा तो क्या कंडीशन होगी? तो ये क्या करेंगे? संक्रमण अवस्था को स्थिर कर देंगे। जो संक्रमण अवस्था को ये बढ़ा रहे थे ना, अब हमको कम करना है तो ये संक्रमण अवस्था को स्थिर कर देंगे, और जो प्रक्रिया है, जो सक्रियण ऊर्जा है, वो अपने आप कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा डिटेल सॉल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, एंजाइम किसी रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को संक्रमण अवस्था को स्थिर करके कम कर सकते हैं। अभी तक संक्रमण ऊर्जा को बढ़ा रहे थे तो अभिक्रिया तेजी से हो रही थी, अब संक्रमण ऊर्जा को स्थिर कर देंगे तो अभिक्रिया धीमे होने लगेगी। वैज्ञानिक कारण क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। भाई कोई भी अभिक्रिया है, एकदम कोई सामान रखा हुआ है तो अपने आप थोड़ी चलने लगेगा, उसको थोड़ी सी ऊर्जा तो आपको देनी पड़ेगी। भाई ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल ऐसी की ऐसी रखी है, अगर आप इसको प्रेशर नहीं दोगे तो यहीं पर रखी रहेगी, वो नहीं हिलने वाली। तुम जरा सा प्रेशर दो और अगर ढलान वाली जगह है तो अपने आप तेजी से चलने लगेगी। तो भाई शुरू में थोड़ी ऊर्जा तो आपको देनी पड़ेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जो छोटी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, इसी को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, जो प्रारंभिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्या कहते हैं? एंजाइम जो है ना वो एक तरह के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इसको जैसे ही आप एंजाइम को मिलाओगे अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, इसी एंजाइम को कम कर दो तो अभिक्रिया स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इस अभिक्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। कौन? एंजाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, देखिए। किस आधार पर एंजाइमों को 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है? एंजाइम्स पर अच्छे प्रश्न आए थे एमपीएसआई में। तो कौन सा ऐसा आधार है जिसके आधार पर हमने 6 प्रकार के एंजाइम को विभाजित किया है? सीधे आंसर की ओर चलें। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर रहे हैं, है ना। तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है किसी भी अभिक्रिया को प्रेरित करना। तो इसी आधार पर कि भाई कितना एंजाइम डालने पर कितनी अभिक्रिया प्रेरित हो रही है, कितना बहुत ज्यादा एंजाइम डाल रहे हैं फिर भी कम अभिक्रिया प्रेरित हो रही, तो वो कौन सा एंजाइम है? थोड़ा सा डाल रहे हैं फिर भी बहुत ज्यादा हो जा रही, तो वो कौन सा एंजाइम है? इसी आधार पर हमने एंजाइम्स को 6 भागों में विभाजित किया है। तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, इस आधार पर हम एंजाइम्स का वितरण कर लेते हैं। देखिए, तो एंजाइम का वर्गीकरण मुख्य रूप से इस आधार पर किया जाता है कि वे किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को
उत्प्रेरित करते हैं, क्योंकि वे एक प्रकार का उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने हमारे एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे, ये आप देख रहे हैं, ये नोट्स एमपी पुलिस भर्ती 2025 के हैं। 85 नंबर आए, खुद इन्होंने बताया, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, एमपी तो पूरी की पूरी फंसी थी, और इन्होंने अपना स्कोर भी हमको शेयर किया था, क्वालिफाई हो गए थे। ठीक है, इसके बाद में इन भाई का आप देख सकते हैं, इन्होंने भी हमको जो है अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं। सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में। ठीक है, दोनों एग्जाम इनका क्वालिफाई हो गया, एसआई प्री भी। इसके बाद इनकी बात करते हैं, 81 नंबर इनके एमपी पुलिस में आए थे, इन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है। ठीक है, और अच्छी तरह से ये जो है एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे होंगे। 87.69 नंबर लगभग इनके बन रहे हैं, किसमें, आपके एमपी एसआई प्री में। ठीक है, तो इनका भी ये दोनों एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो चुका है। अब ये फिजिकल की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने स्क्रीनशॉट को सेंड कर रहे होंगे जब आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स को अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, और जो प्रैक्टिस सेट, जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं, उसको आप अगर अच्छे से करके जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सअप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी व्हाट्सअप पर आप कह देंगे सर फोन पे नंबर दे दो, फोन पे नंबर मिल जाएगा, और आप जो है स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट से प्राप्त कर लेंगे और बढ़िया से तैयारी करेंगे। आपके पास में समय भी है। इसके बाद में हम कोशिश करेंगे आपके लिए एमपी पुलिस जो 9700 वैकेंसी आ रही हैं, उसकी भी क्लासेस बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हम लेकर के आते हैं। अब आपका अगला आएगा मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं, तीसरे नंबर की मॉक टेस्ट आगे आपकी आने वाली है, और उसके बाद में एमपी पुलिस की क्लासेस भी शुरू होने वाली। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।